चलिए गाइस, सो लेट्स स्टार्ट। एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं हमने लास्ट क्लास में क्या करा था, थोड़ा सा जल्दी करेंगे हम लोग, ठीक, क्योंकि वैसा ही एक क्वेश्चन करेंगे और एक छोटा सा एडजस्टमेंट आज सीखेंगे। जो आज हम एक छोटा सा एडजस्टमेंट सीखेंगे, यही एडजस्टमेंट जो है मैं सिंक्रोनाइज्ड वे में सिखाता हूँ और फिर उसका क्वेश्चन करवाता हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चंस उठाएंगे अच्छे लेवल के और उनमें कोई डिफरेंट एडजस्टमेंट आएगा तो क्वेश्चन के हिसाब से हम उन एडजस्टमेंट को समझते हुए चलेंगे, ठीक। हमने लास्ट क्लास में कौन सा एडजस्टमेंट सीखा था, बेड डेब्ट्स का। हमने ये सीखा था कि बेड डेब्ट्स और प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट्स का क्या एडजस्टमेंट होता है। मैंने किस तरीके से समझा, मैंने आपको पहले बेड डेब्ट्स के बारे में पूरा समझाया, फिर प्रोविजन के बारे में पूरा समझाया, और फिर मैंने आपको ये बोला कि अगर एक क्वेश्चन में बेड डेब्ट्स और प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट्स दोनों साथ में आ जाते हैं तो हम क्या करेंगे। एंड इवन मैंने आपको ये भी बताया था कि 99.99% केसेस में ऐसा ही होता है कि प्रोविजन और बेड डेब्ट्स हमको साथ में दिख ही जाते हैं, चाहे वो ट्रायल बैलेंस के अंदर हो या एडजस्टमेंट में हो। मैक्सिमम हमें यही करना पड़ता है। ये मैंने आपको क्यों बताया, बिकॉज थियोरेटिकली आपको पता होना चाहिए कि बेड डेब्ट्स का एक्चुअल में क्या एडजस्टमेंट होता है और प्रोविजन का एक्चुअल में क्या एडजस्टमेंट होता है। आप इसको इग्नोर नहीं करेंगे। However, while solving the practical, you will use this formula method. But theoretically आपको ये भी याद रखना है, बिकॉज हमें पता है कि OTQs are now very important part, और conceptually भी हमें पता होना चाहिए, ठीक। ग्रेट। गाइस, चलिए आज एक छोटा सा इजी एडजस्टमेंट समझते हैं जो काफी बच्चों को टफ लगता है, जबकि मेरे ख्याल से वो सबसे इजी एडजस्टमेंट है। हम क्या समझने जा रहे हैं यहाँ पे, लॉस ऑफ गुड्स और एसेट्स। लॉस ऑफ गुड्स और एसेट्स। अब यहां पर होगा क्या लॉस ऑफ गुड्स और एसेट्स में, तो दो चीजें लॉस हो सकती है, दोनों डिफरेंट टाइप के एसेट्स हैं, एक गुड्स है और दूसरा फिक्स्ड एसेट्स है। बेसिकली सेम है लेकिन दोनों में छोटा सा डिफरेंस भी आ जाता है। वो डिफरेंस क्यों आ जाता है, क्योंकि गुड्स को हम कहीं और रिकॉर्ड करते हैं और फिक्स्ड एसेट्स को हम कहीं और रिकॉर्ड करते हैं। कहीं और का मतलब क्या है सर आपका, गाइस गुड्स को हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में, परचेसेस, ठीक, और फिक्स्ड एसेट्स को हम लोग बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक। चलिए, गाइस गुड्स, जब आप गुड्स हो या फिक्स्ड एसेट हो, जब उसका लॉस हो जाता है, क्यों लॉस हो जाता है, कुछ भी हो सकता है, फायर हो गई, थेफ्ट हो गया, या कोई और रीजन, ऐसा एबनॉर्मल रीजन हो सकता है। और अच्छा, उसके बाद ये भी हो सकता है कि हो सकता है आपके गुड्स इंश्योर्ड हो या अनइंश्योर्ड हो, जो हमने जर्नल एंट्रीज में भी सीखा था, ठीक है। अगर केस बनाने को जाऊं तो चार केसेस बन सकते हैं, चार एडजस्टमेंट आपको समझने पड़ेंगे कि गुड्स का लॉस जब इंश्योर्ड हो, गुड्स का लॉस हो जब अनइंश्योर्ड हो, फिक्स्ड एसेट्स का लॉस जब इंश्योर्ड हो, फिक्स्ड एसेट्स का लॉस जब अनइंश्योर्ड हो। तो हम इतने लफड़े में नहीं पड़ेंगे, हम सिंपल, हमको जब भी लॉस हो जाए ना, आपको तीन चीजों की जरूरत है गाइस। कौन कौन सी चीजों की जरूरत है, एक आपको जरूरत है टोटल लॉस की, मेरा लॉस हुआ है। दूसरा आपको जरूरत है किसकी, टोटल लॉस के बाद आपको जरूरत है इंश्योरेंस अमाउंट की। तीसरा आपको जरूरत है नेट लॉस की। सर मतलब क्या है आपका, मतलब ये है गाइस कि समझिए मेरे गुड्स थे जो थे 5000 के, ये लॉस हो गए, फायर लग गई, लॉस हो गए, इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करा, इंश्योरेंस कंपनी ने बोला 3500 का इंश्योरेंस देंगे, ठीक है। तो अब मुझे बताइए टोटल लॉस कितना हुआ, 1500। नहीं, टोटल लॉस, चलो इसका वर्ड चेंज कर देते हैं, इसको ग्रॉस लॉस लिख लेते हैं। ग्रॉस लॉस कितना हुआ, 5000 के गुड्स जल गए, ये ग्रॉस है। ग्रॉस मतलब बाकी चीजें नॉर्मल लॉस, टोटल लॉस जो होता है आपका, तो 5000 का आपका ग्रॉस लॉस हो गया। फिर आपने बोला सर 3500 का इंश्योरेंस था, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको 3500 देगी, तो ये आपकी रिकवरी हो जाएगी, तो नेट लॉस कितना हुआ, 1500। ये समझ में आया। और अगर ये गुड्स अनइंश्योर्ड होते, इनका इंश्योरेंस नहीं होता, तो ग्रॉस लॉस कितना होता, 5000, इंश्योरेंस का अमाउंट कितना हो जाता, 0, और नेट लॉस का अमाउंट भी कितना हो जाता, 5000।
सिंपल सा लॉजिक है ना। सो हम कोई केसेस वेसेस बना नहीं रहे। जब भी लॉस हो जाए आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये 3 चीजें याद रखनी है, ढूंढनी है, ग्रॉस लॉस, इंश्योरेंस का अमाउंट और नेट लॉस। ठीक है, ये तीनों आपने निकाल लिया। अब हम करेंगे क्या सर, हमें पता तो चल गया लेकिन हम करेंगे क्या। गाइस जो ग्रॉस लॉस होगा इसको आप क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे और अपने परचेस में से माइनस कर देंगे, परचेस अकाउंट में से माइनस कर देंगे। याद है जब मैंने आपको जर्नल एंट्रीज करवाया था, आउटफ्लो ऑफ गुड्स बताया था, तो मैंने क्या बोला था, जब भी गुड्स जाते हैं फॉर द रीजन अदर देन सेल्स तो हमेशा परचेस अकाउंट को क्रेडिट कर दीजिए। तो लॉस में भी अपने गुड्स जा रहे हैं तो परचेस को क्यों क्रेडिट कर देंगे गाइस, थोड़ा कॉन्सेप्ट इसको समझिएगा। परचेस का मतलब होता है दोज गुड्स विच आर परचेज फॉर द पर्पस ऑफ सेल, जिसको मैंने सेल करने के लिए खरीदा है। तो मैंने 70,000 के गुड्स मैंने परचेज करे 70,000 के, तो मेरी परचेसेस आप बोलोगे कितनी हो गई, 70,000। अब इस 70,000 में से 5,000 के गुड्स का फायर से लॉस हो गया, क्या इन गुड्स को मैं बेच पाऊंगा, नहीं। तो ये परचेज का पार्ट है अभी कि नहीं है, है, क्योंकि जो आपने परचेज किया उसी में से ही लॉस हुआ है। पर क्या ये परचेज में इंक्लूड करना चाहिए, नहीं। क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनको मैं सेल तो कर ही नहीं पाऊंगा। मैंने आपको क्या बताया, परचेज का मतलब क्या होता है, परचेज मींस दोज गुड्स विच विल बी सोल्ड। अब जो गुड्स लॉस हो गए उनको तो आप सेल कर ही नहीं सकते हो, तो ये परचेज का पार्ट भी नहीं होना चाहिए, इसलिए आप क्या करोगे, परचेज में से माइनस कर दोगे। किसको, ग्रॉस लॉस को, जो टोटल अमाउंट आपके गुड्स कहते हैं जो लॉस हो गए, जो हमारे क्वेश्चन में कितना था, हमारे एग्जांपल में 5,000 था। ये समझ में आया। तो कहां से माइनस करेंगे ये समझ में आया, और क्यों माइनस करेंगे ये समझ में आया, बहुत बढ़िया। अब इंश्योरेंस का अमाउंट, तो क्या करा, इंश्योरेंस कंपनी ने आपका क्लेम एक्सेप्ट कर लिया, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसे देगी। सो इन दैट केस इंश्योरेंस कंपनी आपकी डेटर बन जाएगी, क्योंकि वो आपको पैसा देगी। तो आप क्या करेंगे, आप जाएंगे बैलेंस शीट में, करंट एसेट्स में, वहां पर आप इंश्योरेंस कंपनी के नाम से इंश्योरेंस के क्लेम का अमाउंट लिख लेंगे, सिंपल। जैसे ग्रॉस लॉस था हमारा 5,000, हमारे एग्जांपल में इंश्योरेंस का अमाउंट था 3,500, तो हम 3,500 बैलेंस शीट में लिख लेंगे करंट एसेट्स में। और नेट लॉस कितना हुआ, 1,500, इसको क्या करेंगे, जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और वहां पर हम लोग डेबिट साइड पर लिख देंगे, सिंपल। और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, कोई केसेस एसेस की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ये क्या था, ये तो गुड्स का लॉस हुआ। अब आपके किसी फिक्स असेट का लॉस हुआ, तो गाइस उसमें भी यही होगा, सब कुछ सेम यही होगा, बस एक ही चीज का डिफरेंस होगा कि जो ग्रॉस लॉस है अभी आपने परचेस में से माइनस करा है, फिक्स असेट होगा तो आप क्या करोगे, बैलेंस शीट में जाओगे, वहां पर जो फिक्स असेट्स का लॉस हुआ उसमें से जाकर माइनस कर दोगे, बस। मशीन मशीन का लॉस हुआ है तो मशीन में से, फर्नीचर का लॉस हुआ है तो फर्नीचर में से, एंड सो ऑन। और वही इंश्योरेंस का अमाउंट सेम बैलेंस शीट में जाकर लिख लोगे, और नेट लॉस जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाकर लिख लोगे, सिंपल है ना। सो जब भी लॉस हो जाए आप इन 3 चीजों का ध्यान रखेंगे, बाकी सारी चीजें नॉर्मली हो जाएंगी। सो इस एडजस्टमेंट को आपको लिखना हो तो लिख लीजिए। फिर अभी हम एक ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जिसमें लगभग सारे एडजस्टमेंट्स आ जाएंगे, करिए। चलिए करें क्वेश्चन। सो आपके लिए मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन यहाँ पे लाके रख लिया था, इसको फिर से नीचे ले आता हूँ और इसमें मैं हाल फिलहाल एडजस्टमेंट अपने बना के देता हूँ। तो ये क्वेश्चन आप करोगे कि साथ में करें, चलिए साथ में ही करते हैं, ठीक। सबसे पहले तो बढ़िया तरीके से फॉर्मेट बना लीजिए अपनी कॉपी में, आड़ा तिरछा नहीं, बढ़िया तरीके से फॉर्मेट बना लीजिए, ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट। उसके बाद साथ में करना शुरू करेंगे।
ओके गाइस, चलिए सॉल्व करते हैं साथ में। एक बार क्या करेंगे, मैंने आपको क्या बोला, आदत डालेगा क्वेश्चन को रीड करने की। ठीक, क्वेश्चन को रीड करें तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है। डेटर्स दिया हुआ है, स्टॉक, लैंड बिल्डिंग कैपिटल, रेंट, कैश, वेजेस, क्रेडिटर्स, बिल रिसीवेबल, इंटरेस्ट, बेड डेब्ट्स। सो बेड डेब्ट्स दिया है, रिपेयर्स, बिल्स पेबल, सेल्स, फर्नीचर, फिक्सचर, डेप्रिसिएशन। अच्छा, डेप्रिसिएशन अब अंदर ही दिया है, डिस्काउंट, सैलरीज, ड्रॉइंग्स, परचेसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, प्लांट एंड मशीनरी, और जीएसटी भी है इस क्वेश्चन में। अब गाइस जीएसटी जब भी आ जाएगा तो हमें ये पता है कि जीएसटी का हमें सेट ऑफ करके लिखना पड़ता है, ठीक है, और सेट ऑफ करना हमने सीखा था। सो हम लोग क्या करेंगे, एक बार और एडजस्टमेंट भी पढ़ लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक है, इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट के अंदर एडजस्टमेंट है तो टिक करके रख लेते हैं तो याद रहेगा ये भैया यहाँ एडजस्टमेंट है। सैलरी, सैलरीज के साथ एडजस्टमेंट है, यहाँ टिक करके रख लेते हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है, बेड डेब्ट, तो इसमें तो होगा ही होगा, इट मींस डेटर्स में भी एडजस्टमेंट है। कहाँ गया डेटर्स, ये सबसे पहले। उसके बाद अब क्या है, गुड्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं तो इट मींस आपके परचेस में भी एडजस्टमेंट होगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहां पर वर्क, आप क्योंकि आपने वो कर लिया है, क्या बोलते हैं इसको, क्वेश्चन पढ़ लिया है, तो आपको पता है कि आपको वर्किंग नोट में ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो मैंने ये फॉर्मूला लिख लिया पहले से ही। चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत कहाँ से हो रही है, सन्ड्री डेटर से। जाएंगे करंट एसेट में, इसमें एडजस्टमेंट है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्पेस छोड़ देंगे, सन्ड्री डेटर्स 15,000, और यहाँ पे 2-4 लाइनें छोड़ देंगे क्योंकि बेड डेब्ट्स का भी एडजस्टमेंट होगा, प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट्स का भी एडजस्टमेंट होगा। तो चलिए लगे हाथ तो एडजस्टमेंट देख ही लेते हैं। नहीं अभी नहीं देखते, बेड डेब्ट्स के साथ देखेंगे क्योंकि हमने वो बेड डेब्ट्स के साथ सीखा था। स्पेस छोड़ देते हैं। फिर ओपनिंग स्टॉक 50,000, यहाँ पर लिख लेते हैं टू ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पर 50,000, इसमें कभी एडजस्टमेंट नहीं होता। लैंड एंड बिल्डिंग, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डेप्रिसिएशन हमें अंदर ही दिया हुआ है तो लैंड एंड बिल्डिंग यहाँ पर लिख लेते हैं 1 लाख, लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख। के बाद क्या दिया हुआ है, कैपिटल, कैपिटल इनर कॉलम में आती है 2,50,000 या बैलेंस शीट में 2,50,000। उसके बाद क्या दिया हुआ है, रेंट, रेंट में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, पर ध्यान देने वाली बात क्या है, रेंट जो है क्रेडिट साइड पे दिया हुआ है गाइस, जज्बाती होकर P&L में डेबिट साइड पर मत लिख कर आइएगा, क्रेडिट साइड पे दिया है, इट मींस ये हमारी इनकम है। इनकम है तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड पे जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे बाय रेंट, कितना अमाउंट 6,000, एक लाइन छोड़नी पड़ेगी ग्रॉस प्रॉफिट के लिए, तो बाय रेंट 6,000, ठीक। उसके बाद क्या बोला है, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ये करंट एसेट है 16,000 और 40,000, 16,000 40,000, ये कैश का बैलेंस है, ये बैंक का बैलेंस है। उसके बाद क्या दिया है, वेजेस, वेजेस में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पर परचेज के लिए स्पेस छोड़ देंगे, यहाँ पे लिख लेंगे टू वेजेस, कितना अमाउंट था मैं देखना भूल गया, तो वेजेस में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, वेजेस 30,000 के हैं। उसके बाद क्या बोला है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स 75,000, तो यहाँ पे लिख लेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स 75,000। उसके बाद क्या दिया हुआ है, बिल्स रिसीवेबल, एसेट्स होते हैं 20,000, यहाँ पे लिख लेंगे 20,000 बिल्स रिसीवेबल। उसके बाद क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट में एडजस्टमेंट है, जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे, यहाँ लिखेंगे टू इंटरेस्ट और 2,000 लिखा हुआ है। अब गाइस देखिए क्या बोल रहा है इंटरेस्ट के साथ, इंटरेस्ट फॉर 2 months इज स्टिल ड्यू, एक साल में कितने महीने का इंटरेस्ट जाता है, 12 महीने का जाना चाहिए, ठीक है। तो बोल रहा है कि 2 महीने का अभी तक आपने पे नहीं किया है, मतलब आउटस्टैंडिंग है। तो अगर मैंने 2 महीने का नहीं पे करा है तो कितने महीने का पे करा होगा, 10 महीने, 10 months का, ठीक। इसका मतलब ये है गाइस कि जो 2,000 आपने पे करा है ना, ये पूरे साल का नहीं है, ये 10 months का है,
है ना। तो अब क्या करोगे, अब बच्चे यहाँ क्या करते हैं, बोलते सर 2 मंथ्स का आउटस्टैंडिंग है तो 2/12 2000 का 2/12 कर देते हैं। नहीं, 2/12 नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जो 2000 है वो 10 मंथ्स का है। अब हमें ये देखना पड़ेगा, अगर 2000 10 मंथ्स का है तो 2 मंथ्स का कितना होगा। दैट इज आपको कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, आप कैलकुलेट करोगे 2000 मल्टीप्लाइड बाय 2/10 से करोगे, क्योंकि आपकी लैंग्वेज क्वेश्चन की यही बोल रही है कि जो आपने पे करा है वो 10 मंथ्स का। इट मींस दिस 2000 इज नॉट फॉर 12 मंथ, दिस इज फॉर 10 मंथ्स। सो इफ 2000 इज फॉर 10 मंथ्स, हाउ मच बिलोंग्स टू 2 मंथ्स, इसलिए आपको 2/10 करना पड़ा। समझ में आया? चलिए, 2/10 करा तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 400, है ना, 400 आ जाएगा, 400 आ जाएगा। तो 400 आपका आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। आप क्या करोगे, यहां पर जहां आपने इनर कॉलम में 2000 लिखा है, यहां पर आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को बढ़ाता है कि कम करता है? बढ़ाता है, बढ़ाता है। हाँ, बढ़ाता है तो हम लोग प्लस कर देंगे आउटस्टैंडिंग 400। तो यहाँ पर 2400 आ जाएगा। ठीक। और क्योंकि ये आउट से एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं, ये तो सिंगल इफेक्ट दिया है, और कहां पर जाएगा, लायबिलिटी में। यस, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर। क्यों? क्योंकि एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग जब होता है तो लायबिलिटी हो जाती है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 400। ये हो गई कहानी खत्म। उसके बाद क्या बोल रहा है, सैलरी ₹5000 इज पेड इन एडवांस, 5000 की सैलरी एडवांस। अच्छा, पहले तो इधर है, इंटरेस्ट हो गया। चलिए, फिर आ जाए बेड डेब्ट्स। अब गाइस बेड डेब्ट्स पे हम लोग आ गए। तो बेड डेब्ट्स है, ये कौन सा बेड डेब्ट्स है, ये कौन सा बेड डेब्ट्स है गाइस, ओल्ड की न्यू? ओल्ड। ओल्ड बेड डेब्ट्स, क्योंकि ये इनर कॉलम में दिया है ना, तो एक ही जगह आएगा, इस फॉर्मूले में लिख लेंगे ओल्ड बेड डेब्ट्स, यहां लिख लेंगे -5000, और कहीं नहीं जाएगा। उसके बाद अब बेड डेब्ट्स का कर ही रहे हैं तो सब कुछ करेंगे। देखें क्या कोई ओल्ड प्रोविजन दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है। नीचे आए, फर्दर बेड डेब्ट्स मींस न्यू बेड डेब्ट्स, और न्यू बेड डेब्ट्स दो जगह जाते हैं गाइस। एक तो आप इस फॉर्मूले में लिखोगे न्यू बेड डेब्ट्स को 2000, और दूसरा बैलेंस शीट में डेटास में से माइनस कर कर भी लिखोगे माइनस बेड डेब्ट्स -2000। समझ में आया? अब गाइस मेरा क्वेश्चन ये है कि बेड डेब्ट्स को जो नए वाले थे वो तो आपने डेटास में से माइनस करे, जो ओल्ड बेड डेब्ट्स होते हैं मींस जो ट्रायल बैलेंस के अंदर बेड डेब्ट्स दिए हैं उसको आप डेटास में से माइनस क्यों नहीं करते हो? मैंने बताया है आपको कि अगर कोई बेड डेब्ट ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है, इसका मतलब क्या कि उसकी जर्नल एंट्री आप ऑलरेडी पास कर चुके हो, तो उस बेड डेब्ट्स का इफेक्ट आप ऑलरेडी डेटास में से ऑलरेडी माइनस कर चुके हो, दोबारा माइनस करने की जरूरत नहीं है। इसलिए जो बेड डेब्ट ट्रायल बैलेंस के अंदर है उसे हम डेटास में से माइनस नहीं करते। ठीक है, पर न्यू वाले जो एडजस्टमेंट में दिए हैं वो अभी माइनस नहीं हुए हैं, इसलिए हम यहां से माइनस कर देते हैं। सो अब मेरे डेटास कितने बच गए, 13,000। तो यहाँ पर मुझे एक लाइन इंसर्ट करनी पड़ेगी। चलिए, और उसके बाद इसने क्या बोला क्वेश्चन में कि 5% के प्रोविजन भी क्रिएट करो। सो गाइज अब 5% डेटास के ऊपर कैलकुलेट करना है मुझे, तो कितने अमाउंट पे कैलकुलेट करूंगा 5%? 13,000 पर, है ना, 13,000, क्योंकि 15,000 थे, 2,000 तो निपट गए, बाकी बचे 13,000। तो अब आप जो नए प्रोविजन बनाओगे वो 13,000 के ऊपर 5% बनाओगे। सो न्यू प्रोविजन कितना आ गया, 650 -650, और ये न्यू है तो एक इधर भी जाएगा और दूसरा यहाँ पर भी आप माइनस करेंगे, प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट्स -650। तो अब जो डेटास आपके आउटर कॉलम में दिखेंगे वो दिखेंगे आपके 350। समझ में आया? क्या बेड डेब्ट से रिलेटेड सारे एडजस्टमेंट हो गए? हाँ,
तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम ओल्ड प्रोविजन तो दिए नहीं थे 0, अब इसका टोटल लगाया तो 7650 आ रहा है माइनस में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे जाएंगे, लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 7650। ठीक है, खत्म कहानी इसकी, आगे चले। सो बैड डेब्ट्स हो गया। फिर रिपेयर्स में कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो 3000 यहां पर लिख लेंगे टू रिपेयर्स प्रॉफिट एंड लॉस में। फिर सेल्स में देखिए कोई रिटर्न है क्या, हम क्वेश्चन रीड कर चुके हैं, हमें कोई रिटर्न्स नहीं दिखाई दिए है ना, और सेल्स में और कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है, टिक भी नहीं है, तो हम डायरेक्ट आउटर कॉलम में 1,70,000 लिख सकते हैं। इधर लिखेंगे बाय सेल्स 1,70,000। के बाद आए बिल्स पेबल करंट लायबिलिटी होता है, इसमें भी जनरली कोई एडजस्टमेंट नहीं होता है, तो बिल्स पेबल यहां लिख लेते हैं 40,000 बिल्स पेबल। देखिए ऊपर क्या दिया हुआ है, फर्नीचर एंड फिक्सचर, इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट 15,000 आउटर कॉलम में बैलेंस शीट में लिख लेंगे 15,000 फर्नीचर एंड फिक्सचर। अच्छा गाइस, आपने एक चीज नोटिस करी यहाँ पर कि जब मैं ये बना रहा हूँ ट्रेडिंग और P&L, तो इसमें मैं सारी चीजों के साथ टू और बाय लिख रहा हूँ, लेकिन बैलेंस शीट में टू और बाय नहीं लिख रहा हूँ। रीजन क्या है गाइस? इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि जो ट्रेडिंग अकाउंट और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये दोनों अकाउंट हैं, मतलब इनकी एक जर्नल एंट्री पास होती है ट्रेडिंग और P&L की भी, इसलिए इसमें टू और बाय लिखते हैं। बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं होता, इट इज जस्ट एन स्टेटमेंट, तो उसमें डेबिट क्रेडिट नाम की कोई चीज नहीं होती है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ इस चैप्टर के स्टार्टिंग में, दैट बैलेंस शीट इज नॉट एन अकाउंट, इसलिए हम उसमें टू और बाय नहीं लिख रहे, बिकॉज उसमें कोई डेबिट और क्रेडिट साइड है ही नहीं। समझ में आया? ग्रेट। चलिए, तो फर्नीचर एंड फिक्सचर लिख लिया, उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। डेप्रिसिएशन, अब डेप्रिसिएशन क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर ही दिया है, अगर बाहर दिया होता तो एसेट में से माइनस करते और P&L के डेबिट साइड पे लिखते, पर क्योंकि अभी अंदर दिया है तो सिर्फ P&L के डेबिट साइड पर ही लिखेंगे। सर एसेट में से माइनस क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो ऑलरेडी हो चुका होगा, और डेप्रिसिएशन का बेसिक नेचर एक्सपेंस है, इसलिए हम सिर्फ P&L में लिखेंगे। कितना अमाउंट दिया हुआ था? 10,000। आगे देखें, डिस्काउंट डेबिट में है और इसमें कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है, तो एक्सपेंस हो जाएगा 8,000 टू डिस्काउंट। उसके बाद क्या है, सैलरीज में एडजस्टमेंट है, अमाउंट कितना है? 20,000। सो यहाँ टू सैलरीज लिखते हैं, इनर कॉलम में 20,000 लिखते हैं और देखते हैं क्या एडजस्टमेंट है। बोला है सैलरीज ₹5,000 वर पेड इन एडवांस, मीन्स प्रीपेड है। प्रीपेड एक्सपेंस को बढ़ाता है कि कम करता है? डिक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि वो इस साल के एक्सपेंस नहीं है, नेक्स्ट ईयर के हैं। तो चलिए इसमें से हटाते हैं, माइनस प्रीपेड -5,000 और आउटर कॉलम में आ जाएगा 15,000। और क्योंकि हमने प्रीपे करा है तो इसका दूसरा इफेक्ट क्या होगा, ये हमारे करंट एसेट में चला जाएगा, प्रीपेड सैलरीज। ठीक है, बढ़िया। उसके बाद है क्या है, सैलरीज हो गया। अब ड्राइंग्स को क्या करते हैं, कैपिटल में से माइनस करते हैं, तो 20,000 है ड्राइंग्स, कैपिटल में से जाकर माइनस कर देंगे, -20,000। अभी आउटर कॉलम में नहीं लिखने का है, क्यों? क्योंकि अभी नेट प्रॉफिट आएगा या लॉस जो भी होगा। चलिए ऊपर चले, फिर क्या है, परचेसेस में गाइस एडजस्टमेंट है, टू परचेसेस का अमाउंट कितना दिया इन्होंने? 1 लाख दिया हुआ है। अब इसका एडजस्टमेंट देख लेते हैं। ठीक, क्या एडजस्टमेंट बोला है? ऑन 28 मार्च अ फायर ब्रोक इन द गोडाउन, गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 वर डिस्ट्रॉयड, फॉर विच इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड द क्लेम। तो गाइस गुड्स डिस्ट्रॉय हुए हैं और इस क्वेश्चन में जीएसटी भी है,
तो जब जब परचेस आता है तो जीएसटी भी आता है। बट इस क्वेश्चन के साथ एक प्रॉब्लम क्या है कि जो फिफ्थ वाला एडजस्टमेंट दिया है उसमें गुड्स जो लॉस हुए हैं, हमें ये पता नहीं है कि ये आईजीएसटी वाला गुड्स है कि सीजीएसटी एसजीएसटी वाला है। चलो हम अजम्पशन भी ले लें कि ये सीजीएसटी एसजीएसटी वाला होगा, लेकिन कितना परसेंटेज है ये भी नहीं पता है, इसलिए यहां पर हम जीएसटी का इम्पैक्ट नहीं दे सकते। अगर यहां पर रेट परसेंटेज दिया होता ना तो जीएसटी पर भी इम्पैक्ट आता और क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता। तो आज की क्लास में हमने लॉस ऑफ गुड्स तो सीखा है लेकिन विदाउट जीएसटी सीखा है। नेक्स्ट क्लास में हम लॉस ऑफ गुड्स करेंगे विथ जीएसटी करेंगे। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हमको यहाँ अजम्पशन लेना पड़ेगा। हम लिखेंगे यहाँ पर अज्यूम नहीं, सिंस द रेट ऑफ जीएसटी फॉर द गुड्स लॉस्ट हैज नॉट बीन मेंशन्ड, द इफेक्ट इज गिवन इग्नोरिंग द जीएसटी ऑन लॉस। समझ में आया? तो अभी हम क्या कर रहे हैं, लॉस को इम्पैक्ट दे रहे हैं विदाउट जीएसटी। रीजन समझ में आया ना ऐसा क्यों किया? बहुत ही बढ़िया। चलिए, तो अब क्या करेंगे, लॉस हुआ तो मैंने अभी आपको क्या सिखाया, आपको तीन चीजें चाहिए, ग्रॉस लॉस, इंश्योरेंस और नेट लॉस। ग्रॉस लॉस कितना है? 10,000। इसको कहां से प्लस माइनस करेंगे? परचेस में से माइनस करेंगे। परचेस में से गुड्स लॉस्ट माइनस 10,000, ग्रॉस लॉस हो गया। फिर नेट लॉस कितना है गाइस? 1,500 है ना। तो यहां प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे टू लॉस ऑन लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर 1,500। और जो इंश्योरेंस का अमाउंट है दैट इज 8,500। करंट एसेट्स में जाएंगे, यहां पर लिखेंगे इंश्योरेंस कंपनी 8,500। समझ में आया? सिंपल, कोई ज्यादा लोचा लफड़ा नहीं। ये हो गया। अब आ जाए, परचेसेस हो गया। अब आ जाए ऑफिस एक्सपेंसेस। इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। 25,000 नॉर्मल एक्सपेंस, 25,000 टू ऑफिस एक्सपेंसेस। बाद क्या दिया हुआ है? प्लांट एंड मशीनरी। एसेट रहता है 57,000। चलिए इधर लिख लेते हैं 57,000 प्लांट एंड मशीनरी। के बाद क्या दिया हुआ है? अब गैस जीएसटी है। तो मैंने आपको क्या बोला था, जीएसटी सबसे आखिरी में करेंगे। तो पहले एक बार क्रॉस चेक कर ले सारे एडजस्टमेंट हो गए या नहीं हो गए। चलिए, सबसे पहला एडजस्टमेंट यही हमने नहीं किया। क्लोजिंग स्टॉक दो जगह आता है, एक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पर बाय क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख, और एक करंट एसेट्स में आ जाएगा आपके यहां पर क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख। फर्स्ट वाला एडजस्टमेंट हो गया। सेकंड वाला हो गया क्या? इंटरेस्ट, यस। थर्ड वाला सैलरीज, यस। बैड डेब्ट्स, ये भी हो गया। फायर वाला, ये भी हो गया। सब हो गए। अब आप सुकून से बैठकर जीएसटी को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सो मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया था। मैंने क्या सिखाया था, एक बार रिवाइज करवा देता हूं। क्या रिवाइज करवा देता हूं? सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। सो सबसे पहले क्या लिखेंगे, अवेलेबल आउटपुट। ठीक, इसके बाद क्या करते हैं, माइनस करते हैं सेम कैटेगरी इनपुट। सीजीएसटी में से सीजीएसटी, एसजीएसटी में से एसजीएसटी एंड आईजीएसटी में से आईजीएसटी। उसके बाद देखते हैं कि आंसर माइनस में आ रहा है या प्लस में आ रहा है। अगर माइनस में आ रहा है तो मींस इनपुट है, प्लस में आ रहा है तो आउटपुट है। फिर क्या होता है, माइनस वाला प्लस के पास जाता है सेट ऑफ होने के लिए। मतलब अगर माइनस में आया मींस इनपुट ज्यादा है,
तो एक कैटेगरी का इनपुट दूसरे कैटेगरी के आउटपुट के साथ सेट ऑफ हो जाता है। ठीक है, तो कौन किसके पास जाता है मैंने आपको बताया था। कौन किसके पास जाता है, सीजीएसटी एसजीएसटी के पास ना जाकर सीधा किसके पास जाता है, आईजीएसटी के पास। एसजीएसटी भी सीजीएसटी के पास ना जाकर किसके पास जाता है, आईजीएसटी के पास। लेकिन आईजीएसटी क्या करता है, अगर आईजीएसटी माइनस में आ जाता है तो वो सीजीएसटी एसजीएसटी के पास भी जा सकता है और सीजीएसटी के पास भी जा सकता है। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि आईजीएसटी के पास सीजीएसटी और एसजीएसटी में से पहले कौन जाएगा, सीजीएसटी, है ना। तो बस ये आपको चीजें याद करना है। क्या लिखना है, सबसे पहले अवेलेबल आउटपुट लिख लीजिए, उसमें से सेम कैटेगरी को इनपुट को माइनस कर दीजिए, फिर माइनस वाला जो अगर माइनस आता है आंसर, माइनस वाले को प्लस वाले के पास भेज दीजिए। प्लस वाले के पास भेजते वक्त बस आपको ये याद रखना है कि किसके पास जाना है। ठीक है, चलिए करके देखते हैं यही वाला काम। इसको इधर मेरी स्पेस थोड़ी हो गई तो उसको नीचे ले आते हैं हम लोग। सबसे पहले तो देखिए अवेलेबल आउटपुट कितना है। आउटपुट सीजीएसटी एसजी 10,000 10,000 5,000। चलिए 10,000 10 इधर 10,000 और 5,000। पहले तो सेम कैटेगरी का इनपुट माइनस कर देंगे। देखें सेम कैटेगरी का इनपुट सीजी एसजी, आईजी तो है ही नहीं, तो 15 और 15 बस। सो इसमें से -15 करेंगे, -15 करेंगे और इधर तो है ही नहीं। तो अब हम अपना नेट आंसर देखेंगे कि क्या आ रहा है। ये फर्स्ट स्टेज का सेट ऑफ था, तो इधर -5,000 आया, इधर -5,000 आया और इधर +5,000 आया। अब क्या होगा, माइनस वाला प्लस के पास जाएगा। ठीक, सो ये दोनों जाएंगे आईजी के पास, लेकिन पहले कौन जाएगा, सीजीएसटी वाला, है ना। तो सीजी वाला जाएगा, तो सीजी वाला क्या करेगा, यहाँ पे 5,000 प्लस कर देगा और इधर से -5,000 आ गया। ठीक, इसके बाद फिर से टोटल करते रहिएगा, एक एक करके टोटल करते रहिएगा तो आपको समझ में आता रहेगा। तो ये 0 बच गया, ये -5,000 बच गया और ये भी 0 हो गया। अब कुछ सेट ऑफ करने के लिए बचा ही नहीं, बचा ही नहीं, तो फाइनल आंसर किस में आया, माइनस में आया। माइनस में आया तो ये इनपुट हो गया, इनपुट एसजीएसटी। और इनपुट कहां जाता है, एसेट की लायबिलिटी, एसेट। इनपुट मतलब जिसका बेनिफिट मिलेगा, आउटपुट मतलब आपको पे करना है। तो अब पे करना कुछ नहीं है, पूरा का पूरा हमारा ये एसेट बच गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, करंट एसेट्स में जाएंगे, यहाँ पे लिख लेंगे इनपुट एसजीएसटी, नीचे इधर लिखा देंगे वर्किंग नोट में हमने कैलकुलेशन दिखाया है, कितना बचा, 5,000 बचा है। ठीक है, सिंपल। विवान समझ में आया? यस सर। बहुत बढ़िया। चलिए अब हो गया क्वेश्चन पूरा। अब क्वेश्चन पूरा हो गया तो चलिए पहले जीपी निकाल लेते हैं। सो जीपी निकालेंगे, टू ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के देखें तो 2,70,000 माइनस 1,70,000, 1 लाख आ रहा है। इसको यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं बाय ग्रॉस प्रॉफिट 1 लाख। ठीक, अब आ जाएगा नेट प्रॉफिट, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अब 6,000 क्रेडिट साइड का टोटल माइनस डेबिट साइड का 72,550, सो 33,450 आ रहा है। इसको इसमें प्लस कर देंगे, प्लस नेट प्रॉफिट आया था 33,450, इधर प्लस कर दें। अगर आपने सब कुछ सही किया है गाइस यहाँ पर, तो दोनों साइड का टोटल लगाएंगे, आंखें बंद करेंगे, मेरा नाम लेंगे तो जादू 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 दिखाई देगा। दोनों साइड का टोटल इक्वल। मजा आ गया, पहली बार में ही बराबर।